Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 2nd of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. कल हमने पढ़ा था समाजवाद के लिए, हमने पढ़ा था कि किस तरह समाजवाद की स्थापना हुई। तो समाजवाद, आज हमारा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं समाजवाद के लिए समर्थन, यानी कि समाजवाद के लिए किन किन लोगों ने जो है अपना समर्थन दिया। 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी विचार जो थे पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने जो है वित्तीय इंटरनेशनल नाम के से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इसी तरह इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी जो है अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ जर्मनी के अंदर जो है बनाया गया जो संगठन था उसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1905 के अंदर ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने जो है लेबर पार्टी के नाम से एक नई संगठन की स्थापना की। इसी तरह फ्रांस के अंदर जो है सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ। 1914 तक यूरोप के अंदर समाजवादी लोग जो थे कहीं पर भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, यानी कि समाजवादियों ने जो है अपनी अपनी पार्टियां तो बना ली थी, लेकिन देश के ऊपर शासन स्थापित करने वाले जो है शासक जो है नहीं बन पाए। लेकिन सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी इन लोगों का ही दबदबा बना रहा, यानी कि देश के अंदर इन्हीं लोगों का प्रभुत्व रहा सरकार के अंदर जो है। लेकिन समाजवादियों ने अपना काफी प्रयास किया, अनेक पार्टियों की स्थापना की और सरकार पर जो है कि अपनी पहचान छोड़ने का प्रयास भी किया। अब जो है हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं हमारा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति के जरिए जो है रूस की सत्ता पर पूरी तरह से समाजवादी लोगों का अधिकार हो गया। फरवरी 1917 के अंदर राजशाही के पतन, यानी कि जो प्राचीन शासक था उसका पतन हो गया और ये घटना अक्टूबर में हुई थी। इस कारण अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना गया। रूसी साम्राज्य 1914, यानी कि 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय रूस और उसके पूरे साम्राज्य के ऊपर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस जो है मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा जो आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से जो थे वो रूसी साम्राज्य के ही भाग माने जाते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में थे, यानी कि रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च का नाम था उससे जिस नए शाखा का जन्म हुआ था जो कि क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, उनका बहुमत अधिक था। लेकिन इस साम्राज्य के अंदर जो है केवल इस धर्म को मानने वाले लोगों के अंतर्गत जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी वहां पर रहते थे। नेक्स्ट रह जाता है अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि रूस की उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या जो थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, यानी कि कृषि जो है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यूरोप के किसी भी देश के अंदर कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी कि यूरोप महाद्वीप में इतना प्रभाव, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी आदि के अंदर केवल 40-50% लोग खेती पर निर्भर थे, जबकि रूस में 85% लोग खेती पर डिपेंड थे। उद्योग बहुत ही कम थे, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को इन्हीं इलाकों में, ये दोनों औद्योगिक इलाके कहे जाते थे जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग लगाए गए थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे कि जो है वस्तुओं का उत्पादन जो है कारीगर यानी कि जो मजदूर वर्ग है वही करता था, और इनके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कारखानों की भी स्थापना, कल कारखाने यानी कि जो कि उनके औजार बनाने के कारखाने भी मौजूद थे।
कुछ ही सालों के अंदर रूस के अंदर कोयला उत्पादन जो था पहले से दुगना हो गया और स्टील के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक तो जो है कि कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट कि ज्यादातर कारखाने जो थे उद्योगपतियों की निजी स्वामी थे, यानी कि ज्यादातर कारखाने व्यक्तिगत थे और इन कारखानों की इकाइयों और इन वर्कशॉपों में काम करने वाले लोगों के समय जो थे वो 15 घंटे तक हो जाते थे, यानी कि 10-12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक ये लोग काम करते थे। लेकिन जबकि इन रूस के अलावा अगर किसी दूसरे यूरोप के अंदर बाकी कारखानों में काम करने वाले मजदूर मैक्सिमम 10-12 घंटे ही काम करते थे। सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बंटे हुए थे, यानी कि बहुत सारे मजदूर जो थे स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के आधार पर भी बहुत अंतर था, यानी कि योग्यता और दक्षता, यानी कि जो लोग योग्य थे और जिन्होंने प्रशिक्षित थे, यानी कि किसी भी कार्य में निपुणता हासिल कर रखी थी, तो जो है उन लोगों में, और जो है कुछ लोग जो कि सिंपल काम कर मतलब जो प्रशिक्षित नहीं थे, उनमें भी अंतर पाया जाता था। 1914 के अंदर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या लगभग 31% थी, लेकिन उन महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था, यानी कि जो पुरुषों की जो वेतन था उसके मुकाबले आधे या 3/4 तक उनको वेतन दिया जाता था। साथ ही साथ जो है मजदूरों के अंदर जो है मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार के अंदर, यानी कि उनके कपड़ों में और उनके सोच में भी फर्क दिखाई देता है। देहात यानी गांव की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी संपत्ति पर सामंतों, राजशाही व ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकारियों का कब्जा था। किसान जो है बहुत से किसान जो थे धार्मिक स्वभाव के थे। कुछ एक अगर हम किसानों को छोड़ दें तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। रूस के किसान जो थे वो चाहते थे कि जमीन जो है नवाबों से छीन ली जाए और किसानों के बीच में बांट दी जाए, जिस कारण बहुत सारे किसानों ने जो है लगान देने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने लगान नहीं चुकाई। साथ ही साथ जो है रूस के किसान जो थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और जो है तरह से भी भिन्न थे कि यहाँ के किसान जो है यानी कि रूस के किसान जो है समय समय पर सारी जमीन को कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून यानी एक संस्था थी जो सभी को बराबर का अधिकार देती थी, और फिर वो कम्यून जो थी प्रत्येक परिवार को उनकी जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। नेक्स्ट है रूस में समाजवाद कि रूस में 1914 से पहले रूस के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। 1898 के अंदर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया, और इस पार्टी को जो है सरकारी आतंक के कारण गैर कानूनी ढंग से के रूप में काम करना पड़ता था, यानी कि इन ऐसे जो संगठन थे, ये लोग जो थे जब काम करते थे तो इनको सरकार की मंजूरी नहीं मिलती थी। इस पार्टी ने एक अखबार भी निकाला था और उसने मजदूरों को संगठित किया, यानी कि उस अखबार के जरिए जगह जगह रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया। उनका मानना था कि रूस के अंदर मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे और वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे, इसलिए रूस के अंदर किसानों को बहुत महत्व दिया जाने लगा। 1900 के अंदर उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इसके बाद आता है कि व्लादिमीर लेनिन, यानी कि उस समय जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी जिसमें एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। बोल्शेविक पार्टी का नेता जो था उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और ये इनकी सोच थी कि जार जो है शासित रूप से, जैसे कि दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि उनके कहने में इस दमनकारी समाज के अंदर जो है उनकी पार्टी अनुशासित पार्टी बननी चाहिए, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो देश के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके।
जबकि दूसरा खेमा यानी दूसरी पार्टी जो कि मेंशेविक पार्टी थी, उनका मानना था कि पार्टी में सभी वर्गों की सदस्यता होनी चाहिए, यानी सभी लोगों को अधिकार या सम्मान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। रूस जो है एक निरंकुश राजशाही था, यानी कि रूस के अंदर जार निकोलस द्वितीय जो था एक निरंकुश शासक था। 1905 की क्रांति के समय उन्होंने जो है संविधान की रचना करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को लेकर किसानों और मजदूरों के बीच में काफी काम किया। फिर जो है 1904 के अंदर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी सभा के 4 सदस्यों को प्लूतिलोव आयरन वर्कर्स में नौकरी से हटा दिया गया। तो जो है मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया, यानी कि 1904 के अंदर रूसी श्रमिक सभा के 4 लोगों को काम से हटा दिया गया। जब उनको नौकरी से निकाला गया तो वहां के मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि हड़ताल कर दी। अगले कुछ दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा लोग जो थे, उन्होंने मजदूरों के काम के घंटे निश्चित किए जाने, यानी कि काम के घंटे 8 करने, उनके वेतन में वृद्धि करने और उनकी कार्यस्थिति में सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए, यानी कि उन लोगों ने जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल शुरू कर दी। इसी को लेकर जो है 1905 में एक क्रांति हुई, जिसे कि रूसी क्रांति या 1905 की खूनी रविवार घटना के नाम से जाना जाता है। वो घटना क्या थी कि जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और सेना ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। तो इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया, क्योंकि ये घटना रविवार के दिन हुई थी और 1905 की क्रांति की शुरुआत जो थी इसी घटना के कारण हुई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।